दुनिया जिन पर हंसती है वह सारे काम है मेरे ही। पागल कह लो या शायर, यह दोनों नाम है मेरे ही। तो ये शेर पढ़ने का मेरा मकसद कुछ यूँ है कि आज मैं राहत इंदौरी की सरजमी इंदौर से दो शायरों को डिजिटल चौपाल में बुला रहा हूँ, जिनका नाम है नितेश कुशवाहा और अनुराग हर्ष। ये दोनों इंदौर क्षेत्र के उभरते हुए शायरों में से एक है। इन दोनों से मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ, गज़लों के बारे में, शायरी के बारे में, शायरों के बारे में। इन दोनों के पसंदीदा शायर कौन है ये जानने वाला हूँ, और ये आजकल क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या पढ़ सकते हैं अगर हम शायरी पढ़ना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं उनसे बात करने वाला हूँ। प्लीज़ आप ये पॉडकास्ट देखिए, पूरा पॉडकास्ट देखिए, कुछ भी मिस मत कीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें। तो नितेश भाई और अनुराग भाई, आप दोनों अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं और प्रकट हो जाइए हमारी स्क्रीन के सामने। नितेश भाई और अनुराग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चौपाल में आने के लिए, अपना समय निकाल कर। आप जो नीचे वाली स्क्रीन में आप जिन्हें देख रहे हैं उनका नाम है नितेश कुशवाहा। ये एक शायर है और इनका तारुफ ये है कि ये बहुत सारे मंचों पर पढ़ चुके हैं, जैसे कि आईआईटी इंदौर, इंदौर वंशीवट और आवाज़ मालवा, जो कि इंदौर का बहुत एक प्रतिष्ठित कवि सम्मेलन है। तो वहाँ पर ये पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ आईआईटी इंदौर में इन्होंने स्वर्गीय श्री राहत इंदौरी जी के साथ मंच शेयर किया है, जो कि किसी भी कवि या शायर के लिए एक बहुत गौरव की बात है। तो आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो मेरे बगल में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम है अनुराग अर्श। ये शाजापुर के रहने वाले हैं, जो कि इंदौर से कुछ किलोमीटर दूर है। इनका पेशा ये है कि ये MGGSK करके कंपनी में एज अ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं। साथ में ये शायर है। और आप जब इस कॉन्वर्सेशन में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने बड़े और कितने प्रतिष्ठित शायर है। ये इंदौर वंशीवट, आवाज़े मालवा जैसे प्रतिष्ठित आयोजनों में पढ़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत भाई। आपसे सबसे पहला मेरा यही है कि आप दोनों को इस चौपाल में आके कैसा लग रहा है। बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन है मेरा ये। बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी के अनुभव आगे शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि हम चौपाल को आगे बढ़ाएं, तो आज मैंने जैसे अपने दर्शकों को बताया था कि ये आज शायरों को मैं बुलाने वाला हूँ। दो एक शायर है जो शायरी के बारे में बात करेंगे जिनसे हम। तो मेरा आप दोनों से पहला ये व्यक्तिगत सवाल है कि आप दोनों के लिए शायरी क्या है। क्या क्या आपको क्या प्रभावित करता है शायरी में, और शायरी आपके लिए क्या है। नितेश, आपसे शुरू करना चाहूंगा नितेश मैं। भाई। दरअसल में शायरी क्या है, यह सवाल ही अपने आप में इतना गंभीर है। इसे सीधे सीधे मुझे लगता नहीं कि 2-3 लाइन में डिफाइन करना है, परिभाषित करना हो पाता है। हम्म। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए शायरी जो है खुद से बात करना, या फिर जो मौजूद है जो मौजूद नहीं है उनसे बात करना है। अच्छा। मैं अगर बहुत सरलता से बताऊं। बहुत अच्छी बात कही आपने। अनुराग भाई, आप क्या सोचते हैं शायरी के बारे में। शायरी के बारे में मेरी शुरुआती दौर में जो समझ थी वो ये थी कि जो बातें हम किसी को अमूमन कह नहीं पाते हैं, जो बातें लोग समझ नहीं पाते हैं, हम्म। उनको आप जितने तह में अपने दिल की कोर में जाके जितना ज्यादा आप लिख सकते हैं, तो एक अपने आप को रिलीज करने का मेरे लिए माध्यम सबसे बड़ा यही रहा है। कि एक शायरी में तरीके मैं से वो कह अपनी सकता हूँ भावनाओं को जो व्यक्त करने का माध्यम आपके लिए। हाँ, मेरे लिए सहारे जैसा भी है, या फिर उसे हॉबी कहना भी काफी छोटा शब्द है, काफी हम्म। कुछ है उसमें मेरे लिए। फिर उसके बाद शायरी की डेफिनेशन अलग अलग वक्त में बदलती रहती है, जितनी आपकी मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे। ठीक है, अगर मैं कभी आपसे आपको पूछूं। फन लगता है। हाँ। जी। हाँ, अगर मैं पूछूं कि अगर आपको एक शायरी की डेफिनेशन देना हो अपने हिसाब से, तो आप क्या देना चाहेंगे। दोनों से सवाल है मेरा। अब अच्छा, शायरी फिर उसमें एक बात और ये बढ़ जाती है कि शायरी के दो जाविये हो गए। एक तो शेर कहना, हम्म। शायर होने के नाते आपको शायरी क्या लगती है, और एक होता है शायरी पसंद करने वाले श्रोता के रूप में आपको शायरी क्या लगती है। हम्म। तो शायर होना तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। उसमें आपको जितनी खूबसूरत शायरी आप कर सकते हैं, एक ऑडियंस के लिए भी शायरी होती है, एक अपने लिए भी शायरी होती है, उसके काफी क्लासिफिकेशन है जो हम आगे बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन मेरे नज़रिए में पहली मेरी प्राथमिकता ये शायरी में कि मैं अपने आप को रिलीज़ कर सकूँ, जो जो बातें मैं कह नहीं सकता, लोगों से डायरेक्ट नहीं कह सकता, वो उन बातों को जो मैंने ऑब्ज़र्व की है, वो शायरी में कहने की कोशिश करता हूँ। जी। नितेश, आप क्या सोचते हैं।
जो चीज़ें हम मैंने जैसे अभी बताया, हालाँकि जो अनुराग भाई की बात है उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। शायरी आप जो महसूस करते हैं, उसको लफ्ज़ों में उतारना, है ना? जैसे कोई भी थॉट हम अपने आस-पास देखते हैं, महसूस करते हैं। हुँ, तो शायरी के हमारा एक अभिव्यक्ति होती है कभी, जैसे हमारी जो रुचि है, उसके अनुसार कि हम इसको उतार दें, लफ्ज़ों में कह दें। या वो जो एक कहने की बात होती है अंदर, कि ये कुछ बात है जो कहनी है, तो शायरी बिल्कुल। सीधे-सीधे शब्दों में वही है, अपने आप खुद को एक्सप्रेस करना। अगर आप दोनों की बातों को देखा जाए तो इस चीज़ से ये पता चलता है, अगर एक बेसिक लाइन देखी जाए इस बात की, तो शायरी एक तरह से अपने ख़्यालों को व्यक्त करने का आप दोनों का एक तरीका है। सहमत है आप इस बात से? बिल्कुल, ख़याल और एहसास में एक बेसिक फ़र्क है। ख़याल तो आप थॉट है, बैठ के सोच सकते हैं, लेकिन एहसासात जो हुँ, मुश्किल है किसी को किसी तक पहुँचाना या सीधे कह देना और नहीं कह पाते, शायरी मेरे लिए वो ज़रिया बन जाती है कि मैं कह पाता हूँ उसमें। बहुत अच्छी बात कही आपने कि ख़याल और एहसास में ये जो फ़र्क आपने बताया है, ये एक जानने वाली बात है। जी। तो इसी के बाद एक क्वेश्चन मैं हमेशा मेरे मन में कौंता रहता है कि यार हिंदी शायरी और उर्दू शायरी में फ़र्क क्या है? कि मुझे नहीं पता चलता है कि मैं अगर कोई शायरी पढ़ रहा हूँ तो शायद, क्योंकि जैसा है ना कि हिंदी में भी उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? और उर्दू में भी हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूँ कि यार ये हिंदी शायरी है या ये उर्दू शायरी है? नितेश क्या सोचते हैं आप इस बारे में? दरअसल इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हिंदी शायरी अगर मैं बात करूँ तो हिंदी गज़ल की जो आज का जो मामला आता है, हुँ, दुष्यंत हैं हो गए, है ना? इनके आस-पास के जो और लोग हो गए, शमशेर बहादुर हो गए, नीरज जी ने भी गज़लें कही हैं। तो हिंदी शायरी अलग से ऐसा कुछ नहीं है हुँ, वही चीज़। पर जैसे आप अगर हिंदी में जैसे आप वही चीज़ें आप हिंदी में करते हो, तो हिंदी गज़ल है अच्छा, गज़ल वही। ठीक है। अनुराग भाई? मैं 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 टेक्निकल पॉइंट भी बताना चाहता हूँ इसका बिल्कुल। कि अगर हम ज़बानों पे जाएँ, अच्छा, भाषा एक पे चीज़ मैं जाएँ तो आपको रोक के बताना चाह रहा हूँ कि आप एकदम जी, तसल्ली से जवाब दीजिए, कोई गाड़ी नहीं छूटने वाली हाँ, हमारी, हम यहीं हैं। हाँ, चौपाल बिठाइए नहीं, हमने नहीं। आज, अच्छा, चौपाल में अच्छा आराम से आप पहले बैठिए। सवाल अनुराग भाई से पूछूँ, ठीक मैं है, ये चाह रहा हूँ। ठीक है, ये ठीक है, हमारी एक गतिविधि यही रहेगी, कन्वर्सेशन एक हमारा बार लय शुरू हो ये जाए रहेगा ना। कि पहले अनुराग भाई से सवाल किए जाएँगे, हाँ, फिर नितेश भाई चलो पे ठीक आएँगे। है। ठीक है, तो अनुराग भाई, क्या आपका मानना है? हाँ, तो हिंदी और उर्दू शायरी में 2 चीज़ें हमें समझनी चाहिए, जो जैसा मैं सोचता हूँ कि नंबर 1 बात कि भाषा की उस पे जाएँ हम। हिंदी अपने आप में एक समृद्ध भाषा है, जो काफ़ी पुरानी है। प्राकृत भाषा से वो डेवलप होके यहाँ तक पहुँची है। जी, तो उसकी अपनी शब्दावली है और वो इतनी समृद्ध है कि उसमें ऐसी कोई कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो हम अ, जिसका मतलब हमें जिसकी कमी महसूस होती हो। उर्दू के बारे में हम ये जानते हैं कि हिंदी, अरबी, फ़ारसी और जिस ज़बान में उसे सॉफ्ट तलफ़्फ़ुज़ के, सॉफ्ट उच्चारण के, जो मुलायम शब्द मिले, उसने उन सब शब्दों को कलेक्ट किया और अपने आप को डेवलप किया। हुँ, अब हिंदी और उर्दू शायरी में जो बेसिक फ़र्क है, ग़ज़ल के लिहाज़ से या शायरी के लिहाज़ से मैं आपसे एक बात कहूँ तो अभी जो सुनने में आ रहा है कि पंजाबी में ग़ज़ल हो रही है, इंग्लिश में गज़ल हो रही है, मराठी में गज़ल हो रही है, उड़िया में और बंगाली में गज़ल हो रही है ना? तो गज़ल के जो रूल्स हैं, हुँ, उनको फ़ॉलो करते हुए गुजराती में गज़ल कह देना, तो अब आप इसे शायरी कहेंगे या नहीं कहेंगे ये आपका मैटर है, पर आप उसे गुजराती गज़ल कहिए, गुजराती शायरी कहिए, ये कह सकते हैं। लेकिन हिंदी और इसमें डिफरेंशिएट ये है कि जो उर्दू में एकदम से एक्सेप्टेड वर्ड नहीं है। जैसे टा के उच्चारण वाले शब्द एक मोटे तौर पे अगर हम लें, तो कठोर शब्द डा के उच्चारण वाले शब्द हैं, हुँ, उनको उर्दू ने लिया नहीं है, तो उनको हम हिंदी गज़ल की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है। जैसे उर्दू के पास अपना एक शब्द है शहर, वहाँ हाँ, नगर उपयोग नहीं होता, है हाँ, ना? तो आप यहाँ से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नगर शब्द अगर किसी में है तो हिंदी गज़ल का उसमें एक प्रारूप है, उर्दू गज़ल में शहर लफ्ज़ का उपयोग है, तो ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको। जी। हितेश, हाँ, जैसे नितेश कि भाई। अनुराग भाई ने बोला, अब आप उसमें जोड़ना चाहेंगे कुछ इसमें? अनुराग भाई ने जो बातें कही, उनसे मैं सहमत हूँ। इसमें जोड़ना मैं ये चाहूँगा कि जैसे हिंदी का की अपनी जो शब्दावली है, हुँ, वो काफ़ी विस्तृत है। उसमें आपको कहीं से कहीं तक मुझे लगता नहीं कि आपको शब्दों की कमी महसूस होगी। तो अगर आप हिंदी के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के अगर आप सारे लफ्ज़ मिला के अगर शेर कहते हैं, गज़ल कहते हैं,
तो वैसे ही आप हिंदी गज़ल हो गई है। उसमें ऐसा नहीं है कि ये उर्दू गज़ल है, ये हिंदी गज़ल है। गज़ल, गज़ल है। पर गजल अगर आप में अगर उसमें हिंदी की चीज़ें हैं और 2-4 चीज़ें और अगर मैं बताऊँ जैसे उर्दू में कुछ-कुछ लफ्ज़ होते हैं जिनको आप जो कुछ लंबे लफ्ज़ हो गए, जो फ़ारसी से आए हुए हैं, जो अरबी के हैं। तो ये सब चीज़ें हिंदी में अगर कम हो, तो वो हिंदी गज़ल है, मेरे ख़्याल में। ठीक है। तो इससे मोटे तौर पे हमको ये पता चलता है कि हम हिंदी गज़ल और उर्दू गज़ल को कैसे डिफरेंशिएट कर उर्दू सकते हैं। में और जैसे बिल्कुल अभी बिल्कुल। एक चीज़ मुझे नई बात पता चली जो अनुराग भाई ने बोली कि आजकल मतलब मराठी में, गुजराती में सब में शेर कहे जा रहे हैं, गज़ल कही जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक नई बात मुझे पता चली है। क्योंकि ये तो मुझे पता था कि पोएट्रीज़, कविताएँ तो कही जा रही है, हर भाषा में। तो हाँ, मतलब पर ये हमेशा लगता है ना कि जो शायरी की एक भाषा रही है, हमेशा से उर्दू रही है। तो ये बात जानना कि हर भाषा में गज़लें या शायरी कही जा रही है, तो एक नहीं, अच्छी जैसे इंग्लिश का एक एक हाइकू करके एक जो विधा है इंग्लिश की हाँ, पोएट्री की, हुँ, अब उसमें उसको हिंदी में उस तरह से हाइकू लिखे गए, कहे हुँ, गए। उस रूल्स के हिसाब से उसका जो रूल होता है, जी, वो एक अलग बात है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, है हाँ, ना? वो लोगों के बीच इतने प्रचलित नहीं है। जी। लेकिन ये होता है और ये अच्छी बात है, खूबसूरत बात है। अब जैसे हाँ, आपने सॉरी जापानी, है ना? जी, जी, हाँ। नितेश कुछ बोल रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि जापानी विधा है वो, हाइकू। अच्छा, जापानी विधा है हाँ, हाइकू। हाइकू सॉरी जापानी विधा है, हाँ। अगर अब जब हाइकू की बात निकली है तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या होता है हाइकू? क्योंकि मैं नहीं जानता हाइकू। मैंने सुना है इसके बारे में लेकिन मुझे पूरी तरीके से नहीं पता है कि ये उसकी एक विध उसके डिटेल्स रूल्स नहीं पता है मुझे भी, लेकिन वो ऐसे उसका कुछ है कि 3 लाइन एक जैसी लिखी जाती है, उसमें काफ़िया मिलाया जाता है, जो तुकबंदी जिसे हम कहते हैं, ऐसा अच्छा, कुछ उसका रूल है। जी, और हाँ, कुछ मुझे उसकी अक्षरों में गिनती कुछ होती है उसमें, अच्छा, हाँ, हाँ, ऐसा ऐसा भी कुछ है। होता है। ठीक है। तो अब जैसे आप दोनों शायर हैं और आप दोनों को मैंने पढ़ा है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मेरा ये मानना था, ये जानना था मुझे कि शब्दों का चयन कितना ज़रूरी है? कुछ भी लिखते हो आप, जैसे मैं अगर मैं कहानी लिखने का शौक रखता हूँ, तो शब्दों का चयन मैं सोचता हूँ कि यार शब्द शब्द अच्छे होने चाहिए। कभी-कभी लगता है कि यार इसको पढ़ने कौन वाला है, उसके हिसाब से मैं शब्द लिखूँ। तो आप यार क्या सोचते हैं शब्दों का हाँ, चयन कितना ज़रूरी है और कहाँ पर ज़रूरी है, कहाँ ज़रूरी नहीं है? कहाँ पर आप क्या कह सकते हैं उसको कि नॉर्मल शब्द यूज़ करेंगे, कहाँ पे आप क्लिष्ट शब्द यूज़ करेंगे या क्लिष्ट लैंग्वेज यूज़ करेंगे? ये शब्दों का ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इतना अच्छा सवाल लगा मुझे कि इतनी डिटेलिंग में आप बात कर रहे हैं। शब्दों का अपना कोई मायना तब तक नहीं होता जब तक हम उसे बरत ना लें। एक रूल है जो अ, बेसिक शायरी की स्टेप आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद ये चीज़ें सीखने के लिए हम उस्तादों के पास जाते हैं। हुँ, तो जैसे एक शेर सुनाता हूँ आपको, एक लफ्ज़ बिल्कुल, है कमीना, है ना? जैसे उस पे गुलज़ार साहब ने लिखा है शायद इश्क कमीना, है ना? इश्क में और कमीने एक मूवी भी आई थी, है ना? बिल्कुल, विशाल भारद्वाज की अब फ़िल्म आई थी कमीना। पंकज पलाश दादा जो मेरे 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 बड़े भैया हैं, जो बहुत बेहतरीन शायर हैं, उनका एक जी, शेर है कि मिले तेरे सिवा कोई दोस्त भी तो, हुँ, तेरे जैसा कमीना चाहता हूँ। क्या बात है! बहुत बहुत अच्छे। अब यहाँ कमीना जो शब्द है, एक तरीके से गाली है, लेकिन उसका उपयोग ऐसा किया गया है कि इतने प्यार में दी गई गाली जी, है वो कि प्यार वो में दी गई गाली सौंदर्य बन थी। गया। इतना प्यारा दोस्त है मेरा। दोस्त को कमीना कह देना, है ना? तो सारी बात लफ्ज़ के बरतने पे है। मैं आपको लफ्ज़ों के जैसे आपको एक बात बताता हूँ, अहमद फराज का एक शेर याद आता है कि शायर कहाँ तक जा सकता है अपनी लिमिट में और वहाँ से कैसे आ सकता है कि किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, है ना? अब बेलिबास देखना, बेपैरहन देखना ये अपने आप में अश्लील बात है, लेकिन वो रिटर्न कहाँ से आ रहे हैं? किसे नसीब के बेपैरहन उसे देखे, कभी-कभी दरो-दीवार घर के देखते हैं, है ना? क्या बात है! तो शब्दों पे और ख़यालों को आप किस हद तक जा रहे हैं और उसे कहाँ से पलट के ला रहे हैं, वो थोड़ी चालाकी कह सकते हैं, समझदारी कह सकते हैं, इंटेलिजेंस कह सकते हैं शायर की। शब्द कभी कोई गलत नहीं होता और हुँ, शब्द में मेरे ख़्याल में अश्लीलता नहीं है। शब्द के बरतने के तरीके से उसमें भाव पैदा होता है।
जो आपको कहीं भी ले जा सकता है। ये जो आपने अभी बात बोली है ना कि शब्दों में कहीं भी अश्लीलता नहीं है, ये शायद जब मैं ये वीडियो अपलोड करने वाला रहूंगा तो उसके पहले ये ट्रेलर में चलाऊंगा कि शब्दों में कभी अश्लीलता नहीं होती है। हाँ, मेरी एक बात सुनिए, एक शब्द है लिंग, जो हम्म। सिर्फ हम ऐसा बोलें तो खतरनाक विचार आपके ज़हन में आएँगे, लेकिन हम पूजा करते हैं शिवलिंग की। जी। अब कहाँ से बात कहाँ चली गई? वो बिल्कुल। अपवित्र ख़्याल से परम पवित्रता की ओर चली गई बात। तो शब्दों में मेरे ख़्याल में कुछ नहीं है, उसमें भाव जो डाल दिया जाए, हम्म। है ना? तो चीज़ें हैं, बिल्कुल। काफ़ी कुछ भाषा अपने आप में बड़ी बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। नितेश, आप क्या कहना चाहेंगे, शब्दों का चयन कितना जरूरी है? ये शब्दों के चयन कितना ज़रूरी है और किस तरह के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, हम्म। उनसे भी जुड़ा हुआ सवाल शायद हम्म। आपका, है ना? तो अगर मैं जैसे बात करूँ, तो देखिए शब्दों के चयन पे अगर हम किस तरह की हम कविताएँ लिख रहे हैं, हमें क्या शब्द चयन करने चाहिए। हम्म। तो आपका अगर आप पन्ने खोल के देखेंगे कि आपसे पहले जो कविताएँ लिखी गई हैं, जो शायरी की है ना? हम्म। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सब शब्द कई सारे इस्तेमाल किए जा चुके हैं। जो उपमाएँ पहले इस्तेमाल की जा चुकी है, जैसे चाँद, तारे, है ना? हम्म। तो ये सब बातें पहले कही जा चुकी हैं। जी। तो आपको जैसे आपको कहने के लिए तो बातें यही हैं लगभग, आप नया हाँ। कितना कहेंगे? नया आप एक कितना ये कर कहेंगे? सकते हैं कि आपका जो नज़रिया है कहने का, ठीक है, आप नई उपमाएँ गढ़ें, नए बिंब गढ़ें, है ना? जैसे मैं आपको अगर एक जैसे दिए कि लो का, जैसे जैसे कोई दिया है, ठीक है? मैं आपको अपना एक शेर सुनाता हूँ कि ये डर रहता है, वो मुश्किल में ना हो, ये डर रहता है वो मुश्किल जब भी लो दिए की कापती है। क्या बात है! क्या तो अच्छा शेर है भाई! वाह! बहुत बहुत बढ़िया। शुक्रिया। तो इसमें जो खेल है, वो इतना है कि हम जो दिए कि लो है, वो काँप रही हम्म। है। बस वहाँ से हमने अपनी बात कही है, 2 शब्द हैं, ठीक बिल्कुल। है? तो आपको बस नए-नए उपमान जितना हो सके हम नए उपमानों पे काम करें, है ना? नए उदाहरण दें, नए प्रतीक लाएँ हम्म। और शब्दों का चयन जैसे हम भाषा जो हमारी आपसी भाषा जो होती है, हम्म। जैसे पहले की गज़लें होती थी ट्रेडिशनल, जैसे अनुराग भाई लिखते हैं, काफ़ी सारी गज़लें कहते हैं। हम्म। तो उनमें क्या होता है कि वो क्लासिकी वाली जो गज़लें हैं, हम्म। उस तरह की कहते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो हम वर्तमान में जो बातें करते हैं आपस में, ठीक है? हम्म। तो हमारी शायरी शादी होना चाहिए कि अगर कोई पान की दुकान पर बैठता हो, कोई हम्म। पानी पूरी खाने वाला हो या कोई पानी पूरी की दुकान भी चलाता हो, तो उसको भी अगर हमारा शेर वहाँ तक पहुँचे तो उसके ज़हन में बैठे, उसे याद हो जाए कि हाँ, ये कितनी अच्छी बात है। तो जी। शब्दों का चयन आपका सादा होना चाहिए, तो पर ये जो आप में उस मसला है जो मान आप कह रहे हैं कि जो एक बोला जाता है कि वही जो मेरा सवाल था कि यार एक एक वो चीज होती है कि हम ऐसे वर्ड चूज करें जो लोगों तक पहुंचे, और एक वो चीज होती है कि हम वो वर्ड चूज करें जो हम चाह रहे हैं। तो जैसे आपने बोला कि अनुराग भाई और आप में ये अंतर है, तो जी। अनुराग भाई क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये लांछन लगा रहे हैं आपके ऊपर, क्या है? नहीं, नहीं, एक एक बात मैं अपने यहाँ पे पूरी करना चाहूँगा। नहीं, जैसे नहीं, हम नहीं, जो ये नहीं, मजाक की बात ही नहीं, है, मैं ऐसे कुछ। नहीं, नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम ऐसा ना लिखें, हमको ऐसा भी नहीं लिखना है जो हम चाहते हैं, ना हम्म। लोगों के पसंद का हो। हम्म। जो भाषा चल रही है, अब अगर हम हम्म। उस दौर में लिखें, पर हमको सरल शब्दों में अच्छी बात कहनी है, बड़ी बात कहनी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अच्छा या बुरा होना चाहिए, और वो शब्दों के ऊपर निर्भर नहीं करता। मैं इनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। गालिब हमारे दौर के, या हमारे दौर के क्या मतलब सभी दौर में बड़े शायरों में हैं, और खुदाए सुखन के बाद अगर कोई नाम आता है तो गालिब का आता है। जी बिल्कुल। खुदाए सुखन मीर। तो अ, ऐसा वाकया मेरे पढ़ने में कहीं आया है कि उन्होंने जो गज़लें कही हैं, हम्म। तो वो जैसे ये कह रहे हैं ना कि रवायती अंदाज़ है या रवायती गज़लें कहता हूँ मैं, और इनमें बेसिक डिफ़रेंस है। हम्म। तो एक बार ये हुआ कि जब शायरों को इकट्ठा किया गया और वो पहली बार ऐसी जगह थे जहाँ पे उन्हें पब्लिकली सुनाना था। हम्म। तो उन्होंने जो जैसे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि इस तरह का शेर लिखा है उन्होंने कि हम हम फ़कीरों को रसाई कहाँ मैख़्वार के पास, तुम्बे बो दीजिए मैख़ाने की दीवार के पास। आप कहेंगे तो मैं शेर आपके लिए खोल भी दूँगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरे लिए इस शेर शेर खोलिए। में क्योंकि इस शेर में हाँ, एक सेकंड क्या आप बोले क्या उसके पहले मैं है बोलूँ ना? कि
अब मेरा मकसद ये भी है, मेरा इस चौपाल से ये जो आप दोनों को बुलाया, कि मुझे उर्दू के कुछ नए शब्दों के बारे में पता चले और मुझे उनका मतलब पता चले। वो बड़ी बात है, क्योंकि मैं बहुत सारे शेर पढ़ लेता हूँ और फिर यार क्या था ये, तो वो चीज़ समझना ज़रूरी है। मैं गालिब की जो हम सादा ज़ुबानी और रवायती शायरी के बारे में ये कह रहे हैं, तो मैं जो शेर बता रहा था वो गालिब का शेर था कि हम फकीरों को रसाई कहाँ मैख़्वार के पास, तुम्बे बो दीजिए मैख़ाने की दीवार के पास। अब गालिब जब ऐसे शेर कहते थे और उन्होंने इसी तरह की शायरी की, और जब पब्लिक स्पीकिंग का या पब्लिक में सुनाने की बारी आई, गालिब खड़े हुए और उन्होंने, मुझे ये नहीं पता है कि कौन-सी गज़ल सुनाई, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ गालिब की पुरानी गज़लों में से। तो इस शेर का मतलब है कि हम फ़कीरों को, हम गरीबों को रसाई कहाँ, कॉन्टैक्ट कहाँ, मैख़्वार के पास, कि हम उसके पास चले जाएँ, उससे कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करें या उससे आँखें मिलाएँ। जो जाम देने वाली लड़कियाँ होती थी, जो सर्व करती थी, वो उनके पास हमारा कोई पुल नहीं है, कोई ब्रिज नहीं है। उन तक तो जाने उसका का। हाँ, है ना? ये पहले उसमें उन्होंने अपनी बेबसी बताई। अब हम्म। उसके बाद इसका उन्होंने सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन ये था कि तुम्बे बो दीजिए मैख़ाने की दीवार के पास। उस ज़माने में क्या होता था, एक कद्दू जैसा फल आता है जिसे तुम्बा कहते हैं। और आपने देखा होगा कि आज भी कई हमारे साधु लोग जो माँगते हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं, उनके हाँ पास एक पीले कलर का एक कमंडल जैसा एक होता है, जी। ठीक है? पीले कलर का एक कटोरा भी होता है इस तरह का, जो कद्दू के ऊपर उस तुम्बे के खोल से बनाया जाता है, ठीक अच्छा। है? हाँ, उसका बनता है वो, और उसके साथ आपने कई कमंडल देखे होंगे जो येलो कलर का उसका वो टेक्सचर होता है, हाँ और उसका वो कशकोल बनाया जाता है, माँगने का वो बनाया जाता है पात्र। हाँ। और उसी का जो गूदा होता है, उसी की उस गूदे की उस ज़माने में शराब बनाई जाती थी। तो हम्म। अपने आप को फ़कीर कहा कि वो तुम्बे उसकी दीवार के पास बो दीजिए, ताकि वो कशकोल के लिए हम वो तुम्बे लाएँगे और वो शराब के लिए वो उसको ले जाएगी। तो उस बीच में हमारा कॉन्टैक्ट होगा और मुलाकात हो जाएगी। क्या बात हम है। फ़कीरों को रसाई कहाँ मैख़्वार के पास, तुम्बे तुम्बे बो बो दीजिए दीजिए। मैख़ाने की दीवार के पास। क्या बात है। तो गालिब जब इतनी दूर के ज़ाविये लेके आते थे और इतनी डेप्थ थी उन शेरों में, तो समझ में पहली दफ़ा समझ में नहीं आते थे। इवन गालिब आज भी मुझे लगता है कि शायरों पे खुलने में काफ़ी ये होता है। अब्बास ताबिश साहब कहते हैं कि हम किसी शेर को खोलते हैं, तो कई दफ़ा ये होता है कि नए मानी खुल के सामने आ जाते हैं, जो हमने पढ़ा है उसके अतिरिक्त मानी खुल के सामने आ जाते हैं। जैसे एक छोटा एग्ज़ाम्पल, और ये शेर कहा जाता है कि गालिब का है, हालाँकि कन्फर्म नहीं है। लेकिन एक शायरी का एग्जाम्पल देखो, मगस को बाग में जाने ना दीजो, कि नाहक खून परवाने का होगा। अब शेर देखना, वाह! मगस कहते हैं मधुमक्खी को, और ये शायर कह रहे हैं कि मगस मधुमक्खी को बाग में जाने ना देना, कि हम्म। नाहक खून फोकट में परवाना मर जाएगा। अब कैसे हुआ ये सिद्ध? मधुमक्खी बाग में जाएगी, फूलों से शहद उठाएगी, शहद उठा उसको रखने के लिए छत्ता बनाएगी जो मोम का होगा। हम्म। वहां से मोमबत्ती बनेगी, उससे वो शमा जलेगी और उसमें आके परवाना मर जाएगा। तो तुम मधुमक्खी को ही रोक देना ताकि परवाना बच जाए। अब शुरुआत ही रोक तो दूं उसमें। ये लेवल ऑफ थॉट था और ये लेवल था शायरी का, है ना? तो इस तरह की शायरी जब उन्होंने सुनाई, तो उन्होंने कहा यार ये सिर्फ मेरे काम की या मेरे इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन है मुझे इससे, इस हम्म। शायरी से, लेकिन ये पब्लिक के और उनको छूने में इतनी मदद नहीं कर रही। फिर गालिब ने वो शेर भी कहे हैं कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बच्चों के खेलने का गार्डन होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। और इसका एक शेर जो इतना लोगों तक पहुंचा नहीं है, जो मुझे खासा पसंद है, आशिक हूँ पा माशूक फरेबी है मेरा काम। मैं ऐसा मजनू को आशिक हूँ बुरा कहती है। कि क्या, हाँ, मैं ऐसा आशिक हूँ कि दूसरों की माशूकाएं चुरा लेता हूँ। आशिक हूँ पा माशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को हाय, बुरा हाय, कहती है लैला मेरे आगे। क्या क्या बात कहने है। हैं। क्या तो बात है। क्या बात ये जो शायरी थी, गालिब ने उस झटके के बाद शुरू की है, जैसा पढ़ने में आता है। है। जी। जो गालिब के बारे में पढ़ते हैं तो ये समझ आता है। तो नितेश भाई जो बात कह रहे थे कि रवायती शायरी और इनकी शायरी, जो ये जिस तरह की शायरी नितेश भाई करते हैं और पसंद करते हैं, उसमें आम ज़बान की बात करना ये पसंद करते हैं।
लेकिन रवायती शायरी में भी काफी अच्छी शायरी ऐसी हुई है जो लोगों तक पहुंचती है। जैसे गालिब के शेर पहुंचते हैं तो जो है आपको ही। पता है ना, दर्द से मेरे है दिल को बेकरारी हाय हाय, क्या हुई जालिम तेरी गफलत शारी हाय हाय। तो नितेश भाई की बात को मैं इस तरह से आगे बढ़ाता हूँ, और कुछ अगर ये ऐड करना चाहें तो स्वागत है भाई। जी। नितेश जी कुछ इसी बात में मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। हाँ। रवायती जदी या फिर जो सादे ढंग की शायरी, इन दोनों बातों से मुझे मीर याद आए, और आपने जैसे परवाने का जिक्र किया, एक शेर मीर हाँ का याद आ रहा है। बिल्कुल वो शेर इरशाद। उसमें आप रवायती शेर देखिए, और उसके बाद एक और ऐसा भी शेर है जो एकदम सादा जबानी का है। हम्म मीर का कमाल देखिए, बिल्कुल मीर बिल्कुल। का जो शेर है कि कुछ ने देखा फिर बजुस एक शोलाए पुर पेचो ताब, कुछ ने हाँ देखा फिर बजुस एक शोलाए पुर पेचो ताब, शमा तक तो चौकता। हमने देखा था कि परवाना गया। क्या बात है, क्या बात है। आहा, तो वो ये कह रहा है क्षमा कि तक हमने तो हमने देखा था कि परवाना था कि गया। परवाना गया। परवाना गया, यानी हमने कुछ ने देखा था बजुस एक शोलाए पुर पेचो ताब। हम्म हमने अभी अनुराग भाई इसको और अच्छे से शायद डिफाइन कर पाएंगे। नहीं बता इसका अनुराग भाई पहले मिसरे आपके का। सामने कैसे हाँ आपके सामने कैसे खुलता है ये शेर? कुछ ने देखा फिर बजुस एक शोलाए पुर पेचो ताब, क्षमा तक तो हमने देखा था कि हाँ, परवाना है। आज मेरा कि काम आसान परवाना हो गया गया है कि मेरे को मतलब क्षमा तक। सवाल नहीं पूछने पड़ेंगे, आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, मैं आराम से सुनना चाहूंगा आज। जी अनुराग नहीं, भाई। हाँ नितेश भाई शेर दोहराइए आपका। उसने देखा था बजुज। कुछ ने देखा फिर बजुस एक शोलाए पुर हाँ पेचो ताब, क्षमा तक तो हमने देखा था कि परवाना हाँ, गया। है ना, कुछ ने देखा। इसके अलावा कि लोगों ने देखा, जो देखने वाले थे उन्होंने देखा पेचोताब, मतलब उसमें उसकी जो शिद्दत थी जलने की, वो सब देखा। और शमा तक तो हमने देखा था कि परवाना गया, हमने वहां तक तो देखा था कि परवाना गया, उसके बाद उसका क्या हुआ। उसका क्योंकि अब हश्र इसमें क्या एक हुआ वो नहीं पता टेक्निकल चला। चीज ये है कि शमा तक जाते हैं। हाँ हश्र नहीं, उसमें एक ब्लाइंडनेस कहां से आती है कि एक शमा तक परवाना जाता है, वो एक हद तक तो दिखता है, लेकिन जब रोशनी के इतने करीब होता है उसमें मिलने के पहले, और उसमें मिलने के पहले भी गायब हो जाता है वो। तो ये मतलब ऑब्जर्वेशन है रोशनी उनकी। का एक आवरण होता है ना ये। अरे मीर भाई मीर है, वो खुलते ही नहीं है अच्छे अच्छों से। और कई आपसे अभी भी रिसर्चें चालू हैं, इतनी जी रिसर्च आप चालू है उनके ऊपर कि कई शेर खुल नहीं रहे। आपसे मैंने इसीलिए कहा कि मतलब रिवायती शेर का एक अच्छा सबसे अच्छा मामला ये है कि उसको आप उससे ज्यादा मतलब निकलते हैं, आप कई तरह से खोल सकते हैं। और मीर का ही एक सादा जबानी वाला शेर देखें अगर हम, कि यूं उठे आह उस गली से हम, हम्म। जैसे कोई जहां से उठता है। क्या हाँ बात। हाँ। अब ये वो भाषा हो गई जो आजकल हम बोलते हैं, अभी भी जी। हम बोलते हैं, तब भी हाँ बोलते थे। तब मीर मतलब ने ये एक वो हाँ। इतने भाषा है सादा जो बयान मुझे में समझ में कहा आ जाएगी जल्दी से। कि यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से जैसे उठता है, कोई जहां से उठता है। ये धुआं सा कहाँ से उठता है। क्या बात है। तो ये जो रवायती मामला है या फिर जो जदीद वाला मामला है ना, ये एक अपना अपना वो भी है। और मेरा जैसे एक पक्ष है जो जो मैं कहना चाह रहा था, वो ये कि जैसे जुबानें हैं वो वक्त के साथ बदलती रहती है। अब एक दौर था जब लोग फारसी बोलते थे, उर्दू बोलते थे, हम्म कभी संस्कृत बोला करते थे। हम्म तो पाली प्राकृत से होते हुए आज हम खड़ी बोली में अगर बात करते हैं, हम्म तो ये जुबान है जो वक्त के साथ बदलते बदलते हुए यहाँ आई। ठीक है। हाँ, अब साहित्य अगर कह हम लो इस या भाषा में सिनेमा बात कह करते लो। हैं, सिनेमा में है ना, भी हाँ पहले जिस तरह के शब्दों का बिल्कुल। यूज होता था, अब वो चीजें बदल रही है। अब आप देख रहे हैं कि बहुत अलग तरह के, हर तरह के शब्दावली का यूज हो रहा है। या फिर अगर कोई यूपी से है तो यूपी की भाषा बोल रहा है, कोई गुजरात से है तो गुजराती बोली जा रही है। पहले ये होता था सिनेमा में भी, अगर मैं सिनेमा की बात करूँ तो पहले यही होता था कि सब हिंदी में बोलेंगे, जबकि उसकी देखिए जबान ही वो नहीं है। दो चीजें हैं दुष्यंत भाई, इसमें एक हम्म चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ तक बात आई है तो उसमें क्या है कि देखिए, एक हम चीज जानते हैं कि कढ़ाई जो होती है कपड़े में, हम्म वो काफी मेहनत की और काफी बड़ी फनकारी है। काफी हम्म मेहनत लगता है उसमें, टाइम लगता है, और काफी खूबसूरत चीज है, उससे कोई दो राय नहीं है। जी तो लेकिन आज लोग उसे उपयोग नहीं कर रहे हैं इतना जितना करना चाहिए। जी। उसका पहनावा इतना नहीं है, इतना कम हो गया कढ़ाई के काम का, है ना। हाँ इससे ना तो वो कढ़ाई का काम फीका होता है, ना उसकी मेहनत कम होती है, वो अपने आप में अच्छी है। लेकिन पब्लिक एक्सेप्टेंस आज प्रिंटिंग का है, प्रिंटेड शर्ट पहनने का, प्रिंटेड कपड़े पहनने का, है ना, जो भी है। ऐसे ही रवायती शायरी अपने आप में प्योर घी है,
वो अपना मेयार रखती है आज भी, उसमें वो चीजें हैं। अगर आपको कहीं डूबना है, आपको कोई चीज निकालनी है, कोई लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए या गम के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, इश्क देखना है आपको, तो आप रवायती शायरी को टटोलें। आज भी लोग रवायती शायरी कर रहे हैं और इतनी प्यारी कर रहे हैं। माशाल्लाह मेरे उस्ताद साहब जो हैं वो इतनी प्यारी शायरी करते हैं कि पूछिए मत। मैं आपको उसका एक एग्जांपल भी बताऊंगा कि वो क्या है मेरे लिए। और सूफिया दीपिका कोसर एक दीदी है मेरी, जिनकी वजह से मुझे उस्ताद साहब मिले थे। तो उसका एक अपना मेयार है, ये एक अलग बात है तो है कि उसकी ऑडियंस कम जी है ना, तो उससे वो हल्की तो नहीं होती। अब एक्सेप्टेंस, नई शायरी, जदीद शायरी का, जैसे फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया, ये शायरी ठक से लगती है। जी आपके हाथ में इस्तियारे हैं, हर जी आदमी के हाथ में ये इस्तियारा है फोन, तो जी कनेक्ट करती है, उसका अपना मजा है। खुश मैं दोनों को गलत नहीं कह अ, रहा हूँ। खुशी से कांप रही थी ये उंगलियां इतनी, डिलीट हो गया एक हाँ, शख्स सेव करने में, फहमी साहब। फहमी क्या साहब, बात फहमी साहब तो जादूगर इंसान है मेरी निगाह में। है। इस बात से ये अभी थोड़ा सा मैं इस चीज को, इस चर्चा को, चौपाल को आगे बढ़ाऊं। मेरे को आप दोनों से जी ये जी। जानना था कि आप दोनों को कहाँ से शायरी लिखने की प्रेरणा मिली, और आप दोनों के कौन, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, दोनों की शुरुआत कहाँ से हुई, प्रेरणा कहाँ से मिली कि यार आज मुझे शायर बनना है या शायरी लिखना है। और फिर कौन ऐसे शायर मेरे रहे जिन लोगों ने, जिन्होंने आपको प्रभावित किया, जिनकी वजह से, क्योंकि होता है ना, आप किसी को देखते हो या किसी को पढ़ते हो या किसी को सुनते हो तो आपको एक प्रभावित नितेश जैसे। भाई बताएं। जी। जी नितेश। बताओ। शायरी, अगर ऐसा कहूँ कि शायरी की प्रेरणा कहाँ से मिली, अच्छा शायरी लिखने की नहीं, गजल मुझे अच्छी कहाँ से लगने लगी, अगर मैं इसकी हम्म बात करूँ हम्म तो मैं बात करता हूँ उस दौर की, 2007 6 2006 7 2008 के आसपास, जब कैसेट कैसेट होती थी, टेप रिकॉर्डर होते थे। टेप रिकॉर्डर होते थे। मेरे घर पे, हाँ, जैसे होठों से छू लो तुम, और एक प्यार का नगमा है, तो ये सारी चीजें कानों में गूंजती रहती थी। मतलब पापा को बड़ा शौक है सुनने का पुराने गाने, तो उनके साथ मुझे जगजीत साहब की आवाज़ जब कानों में पड़ी, और मुझे जब मुझ पे खुला एक प्यार का नगमा है, और मैं जब जगजीत साहब के ऊपर फिर आगे बढ़ा, जब थोड़ा सा जब गजलों की तरफ बढ़ा, तो मुझे गजलों में ऐसा लगने लगा कि यार इनमें जो बात है वो और किसी विधा में नहीं हो सकती। वो इतने प्यारे तरीके से बात कह दी गई 2 लाइनों में, हम्म और उसके बाद फिर काफी दिनों बाद पता चला कि 2 लाइनें नहीं होती है, शेर होता है, ये गजल होती है। तो काफी बाद फिर जब राहत साहब को सुना इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, कहीं यूट्यूब का दौर था, शायद 2012 की आसपास की बात होगी, है ना, 2012 के आसपास, 13 के आसपास की। तो तब 1-2 साल तो बस सुनते रहे। उसके बाद जब पहली बार मैंने कुछ लिखा था तो वो एक खत की तरह से कुछ लिखा था, तो वहां से लिखने की शुरुआत हुई, टूटा फूटा कुछ लिखा, फिर 4-4 पंक्तियां ऐसे कुछ कुछ भी लिखते रहना। उसके बाद जब पता चला कि अच्छा इसमें एक व्याकरण होता है, ये तो ख्याल है, इसका व्याकरण होता है, तो फिर उसके पीछे मैं जब पड़ गया पूरी तरह से 4 महीने, फिर मुझे चिराग बरेलवी भैया हैं फेसबुक पे, उन्होंने फिर बहर के बारे में थोड़ा सा बताया, कुछ चीज़ें सिखाई। उसके बाद फिर धीरेन्द्र सिंह फैयाज भैया मिले, उन्होंने काफ़ी, मतलब बहुत सारा काफ़ी कुछ सिखाया। मेरी गज़लें मैं उनसे चेक कराता था, अभी भी आज भी कहाँ भी अटकता हूँ मैं उनसे चेक कराता हूँ, उनसे पूछता हूँ। इसके अलावा फिर प्रेरणा की बात करूँ, भारत भूषण पंत दादा थे, उनका भी बड़ा जी, उनके बारे में तो आपने बड़ा वैसे अच्छा बहुत एक वो रहा। लंबी बात की थी उनके जी, बारे में। उनका भी बड़ा स्नेह रहा है मुझ में, तो उनको जी खूब पढ़ा है, उनको खूब सुना है। धीरेन भैया को खूब पढ़ा है, राहत साहब को खूब पढ़ा। जी, लिखने के शुरू 16-17 के आसपास से, करीब 16 के आसपास से रहा होगा। पहला जो शेर था, कहानी सर पटक कर रो रही थी, सभी किरदार मरते जा रहे थे, पहली गजल का शेर था, पहला शेर तो कुछ और था। तो ऐसे जब शुरुआत हुई, सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी कुछ हासिल नहीं किया है, लगभग 1% नहीं सीख पाया जितना सीखना चाहिए था। और मेरा ही एक शेर है, यहाँ पे अपनी बात खत्म करता हूँ इस सवाल की, कि अभी तो काफिया पेमाई सीखी, आहा। अभी तो काफिया पेमाई सीखी, अभी आया नहीं है शेर कहना। तो क्या सीख बात, रहे हैं, तो सफर क्या है, बात है, आगे क्या और बात। शेर कहना सीखेंगे, बदल कहना सीखेंगे। ये शेर मेरी तरफ से भी माना जाए।